दोस्तों आज हम लोग हिंदी साहित्य से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक पर बात करेंगे। जी हाँ, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर वो चाहे बीए लेवल के लिए हो, एमए लेवल की हो, या फिर एमफिल, पीएचडी, या ऐसा भी कह सकते हैं कि नेट की परीक्षा हो या फिर सेट की परीक्षा हो, इस टॉपिक से अवश्य प्रश्न पूछी जाती है। जी हाँ, आज हम लोग कहानी के उद्भव और विकास पर बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये ऐसा प्रश्न है जो हर परीक्षा में पूछी जाती है। नेट की बात करें तो नेट पे भी अवश्य पूछी जाती है ना। नेट पे पूछी जाती है कि हिंदी का प्रथम कहानी कौन सा है, या फिर आपसे पूछ दिया जाता है कि प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है, उनकी अंतिम कहानी कौन सी है। इस तरह से इस टॉपिक से प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो बीए और एमए के लिए तो खास तौर से ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ना केवल कहानी, उसी तरह से नाटक, निबंध हो, फिर उपन्यास हो, ये सभी इम्पोर्टेंट है। इनमें से एक ना एक प्रश्न तो आपके परीक्षा में अवश्य ही फंसता है। कहने का तात्पर्य कि उद्भव और विकास से एक प्रश्न तो किसी भी परीक्षा में अवश्य पूछी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को बिल्कुल सही और सटीक प्रकार से जानेंगे। तो चलिए विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले प्रस्तावना में आप लिखेंगे, मानव समाज में कहानी कहने की, सुनने की परंपरा जो है वो बहुत ज़्यादा प्राचीन है। कहने का मतलब कि कहानी कहने और सुनने की परंपरा वो बहुत पहले से चली आ रही है। परंतु जिस प्रकार से हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ जो है वो आधुनिक काल की ही देन है, उसी प्रकार से कहानी भी सही मायनों में, वास्तविक रूप में कहानी का उदय भी है वो आधुनिक काल से ही हुआ। कहने का तात्पर्य कि कहानी की जो परंपरा का जो प्रारंभ हुआ वो आधुनिक काल की ही देन है। आधुनिक काल में ये जो कहानी लिखने की जो परंपरा है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई। कहानीकारों के लिए ये साहित्य रूप का एक बहुत ही अत्यंत लोकप्रिय रूप रहा। हिंदी कहानी के प्रारंभ को लेकर ये जो हिंदी साहित्य को लिखने वाले लेखक हैं, जो समीक्षक हैं, इन लोगों ने विचित्र कल्पनाएं की है। विचित्र कल्पनाएं मतलब कि कोई इसके प्रारंभ को कुछ और बताता है, कोई समीक्षक कुछ और बताते हैं, तो विचित्र कल्पनाएं देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि हृदय के भावों को व्यक्त करने के लिए समय समय पर जितने भी साहित्य रूप लिखे गए, जितने भी साहित्य लिखे गए, उनमें कहानी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। कहने का तात्पर्य कि फिर वो चाहे कोई भी साहित्य रूप क्यों ना हो, फिर वो चाहे महाकाव्य क्यों ना हो, प्रबंध काव्य क्यों ना हो, या फिर कोई नाटक ही क्यों ना हो, उसमें कहानी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। कोई प्रबंध काव्य भी कैसे लिखा जाता था, कोई महाकाव्य हो, कोई प्रबंध काव्य हो, या फिर नाटक क्यों ना हो, उसमें कहीं ना कहीं कथानक होती है, कोई ना कोई कथा अवश्य होती है। तो उन सब साहित्य रूपों में भी कहानी किसी न किसी रूप में विद्यमान थी, लेकिन उसको हम कहानी नहीं मान सकते। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कहानी किसी न किसी रूप में थी, इसलिए हमने इस बात की चर्चा की। जातक कथाओं, बृहद कथा, गोकुलनाथ की 84 बेसड़ों की वार्ता, जायसी की गोरा बादल की कथा, श्री लल्लूलाल का प्रेम सागर, मुंशी सदा सुखलाल का सुख सागर तथा श्री सदल मिश्र का नासिक के तपोख्यान, वही इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी। इन कहानियों में आधुनिक हिंदी कहानियों को ढूंढना कहानी के साथ अन्याय होगा। हिंदी कहानी का प्रारंभ जो है हिंदी गद्य साहित्य में उपन्यास के प्रारंभ के बाद में आया। कहने का तात्पर्य कि सबसे पहले उपन्यास का उद्भव और विकास हुआ, उसके बाद हिंदी कहानी जो है वो अस्तित्व में आई। हिंदी कहानी का प्रारंभ को लेकर ये कहा जा सकता है कि बंगाल साहित्य का हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इससे प्रभावित होकर ही लेखकों ने हिंदी कहानी का
प्रारंभ किया। तो आगे अब हम लोग हिंदी कहानी के विकास को देखेंगे। अब तक जो हमने प्रस्तावना से लेकर अब तक जो हमने देखा उसको हम लोग हिंदी कहानी का उद्भव या फिर उदय मान सकते हैं। अब आगे हम लोग हिंदी कहानी का विकास क्रम क्या है उसको देखेंगे। साइट पर नोट्स डिस्प्ले हो रहा है, आप वहां से लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा की तरह मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि पहले वीडियो को कंप्लीट देख ले, चीज़ों को समझ ले। आफ्टर डेट नेक्स्ट टाइम आप वीडियो को पॉज करके अपने राइटिंग में लिख ले, अगर पॉसिबल ना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन पहले चीज़ों को समझ ले। और हाँ, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, प्रेस द बेल आइकन, इन चीज़ों को प्लीज़ 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 ना भूलें। हिंदी कहानी के विकास क्रम को हम लोग 4 पॉइंट द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले प्रेमचंद पूर्व युग की हिंदी कहानी, फिर दूसरा बिंदु देंगे प्रेमचंद या फिर प्रसाद युग की हिंदी कहानी, वहीं तीसरा देंगे प्रेमचंदोत्तर युग की हिंदी कहानी, फिर अंत में हम लोग देंगे समकालीन हिंदी कहानी। तो इन 4 बिंदुओं द्वारा हम हिंदी कहानी के विकास क्रम को समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्रेमचंद के नाम को लेकर बिंदु क्यों दिया, आप सभी को पता होगा कि प्रेमचंद जी जो है वो हिंदी के बहुत बड़े कहानीकार और उपन्यासकार माने जाते हैं। उनको हिंदी के कहानी का सम्राट भी कहा जाता है। कहानी के सम्राट कौन है, अगर आपसे किसी परीक्षा में पूछ देंगे तो आप लिखना प्रेमचंद जी है। प्रेमचंद जी को कहानी का सम्राट भी कहा जाता है। तो इन 4 पॉइंट में हम हिंदी कहानी के विकास क्रम को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट को समझते हैं, प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी। जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि कहानी कहने सुनने की परंपरा जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, काफ़ी प्राचीन है, परंतु सही मायनों में हिंदी कहानी का प्रारंभ कब हुआ? सही मायनों में हिंदी कहानी का प्रारंभ जो है वो 20वीं सदी से होता है, मतलब 20th सेंचुरी से होता है। 20th सेंचुरी के कुछ कहानियाँ इस प्रकार है जिसको लेकर विद्वानों में मतभेद है कि ये सबसे प्रथम कहानी है या फिर ये सबसे प्रथम कहानी है। ये कहानी इस प्रकार से निम्नलिखित है। सबसे पहला किशोरी लाल गोस्वामी का इंदुमती, जिसकी रचना 1900 को हुई थी, 1900 ईस्वी को हुई थी। वहीं फिर दूसरा है मास्टर भगवान दास का प्लेग की चुड़ैल, जिसकी रचना 1902 को हुई थी। वहीं रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय, जिसकी रचना 1903 को हुई थी। वहीं माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, जिसकी रचना 1901 में हुई थी। फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का राजा भोज का सपना, आदि आदि। तो इन कहानियों को लेकर प्राय विद्वानों में मतभेद रहा है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंदुमती, जिसको किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा था, कब लिखा था? 1900 ईस्वी में, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं और ज़्यादातर विद्वान इसी बात को मान्यता देते हैं। अगर आपसे किसी परीक्षा में कोई पूछ दे कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो आप बेझिझक इंदुमती को लिख सकते हैं। और एक बात कि अब तक मैंने जितने भी कहानियों का जिक्र किया, इन सब कहानियों में ज़्यादातर कहानी जो है वो सरस्वती पत्रिका में ही छपी थी। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई कहानी थी, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुई थी। ये हिंदी की प्रथम कहानी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए याद रखिएगा। तो इसी तरह से इसी पॉइंट पर हम इस युग की अंतिम कहानियों का भी जिक्र करेंगे, जिनमें जैसे कि 1911 को जयशंकर प्रसाद की ग्राम, वही विशंबर नाथ का रक्षाबंधन जो कि 1930 को प्रकाशित हुई थी, वही चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर कथा उसने कहा था, जो कि 1915 को प्रकाशित हुई थी। हम जब बीए में थे तब हमने पढ़ा था, उसने कहा था ये प्रेम कथा है जो कि अमर कथा में गिनी जाती है। बहुत ही सुंदर कथा है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा जरूर। वही प्रेमचंद की पंच परमेश्वर जो 1916 को प्रकाशित हुई थी। तो इन कहानियों का भी जिक्र हम इस पॉइंट में करेंगे, क्योंकि
इसी युग के अंतिम दौर में ये कहानियाँ जो है प्रकाशन में आई थी, इन कहानियों का प्रकाशन हुआ था। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे जो कि है प्रेमचंद व प्रसाद युग की कहानी। प्रेमचंद व प्रसाद युग की हिंदी कहानी को हम कहानी का दूसरा पड़ाव भी कह सकते हैं। ये लगभग 1916 से लेकर 1936 तक के कालखंड तक चले। इस युग के प्रमुख व सबसे बड़े कहानीकार प्रेमचंद जी स्वयं खुद थे तथा वहीं जयशंकर प्रसाद जी भी थे। प्रेमचंद को कहानी का सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद जी का आगमन हिंदी कहानी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन दोनों के आगमन से हिंदी कहानी को एक नई दिशा प्राप्त हुई। इन लोगों ने, प्रेमचंद व प्रसाद जी ने कहानी को पुराने विषयों से निकालकर उनमें नए विषय को भरा। उन्होंने कहानी पर सामाजिक समस्याओं की बात की, यथार्थ चित्रण की, वहीं जो जनता को जो पीड़ा थी उन पीड़ाओं की बात उन्होंने अपने कहानियों में किया। इसी युग में कहानी के तत्व का भी विकास हुआ। कहानी के तत्व से तात्पर्य है कि जैसे कथानक, देश काल व वातावरण, संवाद योजना, पात्र व चरित्र चित्रण, उसके बाद उद्देश्य, भाषा शैली आदि आदि, इन सब कहानी के तत्वों का विकास भी इसी युग में हुआ। इससे पूर्व जो कहानियाँ लिखी जाती है उनमें कहानी के तत्वों का अभाव को देखी जा सकती है, परंतु प्रेमचंद व प्रसाद जी के आगमन से कहानी के तत्वों में भी विकास देखने को मिलता है। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 से भी अधिक कहानियां लिखी। उनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार से हैं: पंच परमेश्वर, सोत, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, पूस की रात, दो बेलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा आदि आदि। ये प्रेमचंद की कुछ प्रमुख कहानियां हैं। हम सब कहानियों की चर्चा करने लग जाएंगे तो फिर कहानी का उद्भव और विकास हम एक पुस्तक भी भर देंगे तब भी लिख के कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम केवल मुख्य मुख्य या फिर प्रमुख कहानियों पर ही बात करेंगे। फिर वहीं कफन जो है वो प्रेमचंद की आखिरी कहानी है जिसकी रचना 1936 को हुई थी। इस रचना के बाद प्रेमचंद जी जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर वहीं जयशंकर प्रसाद जी की भी 5 कहानी संग्रह सामने आई। कहानी संग्रह मतलब एक कहानी संग्रह में कई कहानियां होती है, तो कई कहानियों से मिलकर एक कहानी संग्रह बनती है। जिस तरह से मैंने कविता की काव्यगत विशेषताएं पढ़ा था उसमें आपसे कहा था ना कि काव्य संग्रह, तो एक काव्य संग्रह में कई कहानियां होती है, उसी तरह से कहानी संग्रह में कई कहानियां होती है। तो जयशंकर प्रसाद जी की 5 कहानी संग्रह सामने आई जो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला छाया, जिसकी रचना 1912 को हुई थी। वही आंधी 1931, इंद्रजाल 1936, प्रतिध्वनि 1936 तथा आकाशदीप जिसका प्रकाशन 1929 को हुआ था। जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद के आगमन के बाद तो मानो कहानी का एक दौड़ ही चल पड़ा। उसके बाद एक से बढ़कर एक कहानीकार हुए और कहानियां धड़ाधड़ लिखी जाने लगी। इसी युग में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था जो 1915 को प्रकाशित हुई थी। फिर सुखमय जीवन 1911 को प्रकाशित हुई थी। वहीं बुद्धू का कांटा आदि आदि, ठीक है। उसके बाद पंडित बेचन शर्मा उग्र का आगमन जो है वो हिंदी कहानी में 1922 को होता है और उनकी आगमन जो है ये भी कहानी हिंदी कहानी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी प्रमुख कहानियां कुछ इस प्रकार से है: देशभक्त, मुक्ता, समाधि, रेशमी आदि। उसके बाद फिर अन्य कुछ कहानीकारों को देख लेते हैं। विशंबर नाथ शर्मा, सुदर्शन, वाजपेयी आदि इस युग के प्रमुख कहानीकार हैं। तो इस प्रकार से दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पर देखेंगे। देखिए, प्रेमचंद व प्रसाद युग की कहानी में बहुत सारे कहानीकार हुए, हम सभी पर बात नहीं कर सकते, इसलिए हमने कुछ प्रमुख लेखकों के विषय में कहा। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं जो कि है प्रेमचंदोत्तर युग की कहानी। प्रेमचंदोत्तर मतलब प्रेमचंद के बाद जो कहानियाँ लिखी गई उसको हम प्रेमचंदोत्तर युग की कहानी
कहेंगे। प्रेमचंद्र युग की कहानी को हम 1936 से लगभग 1950 तक मान सकते हैं। तो इस युग में कौन कौन प्रमुख कहानीकार हुए, तो देखिए यशपाल, अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय जो एक प्रमुख कवि भी थे। वही इलाचंद्र जोशी, उपेंद्रनाथ, भगवती चरण वर्मा, रांगई राघव, अमृतलाल नागर तथा सियाराम शरण आदि आदि इस युग के प्रमुख कहानीकारों में से एक है। इस काल के कहानियों में नई परंपराओं का विकास हुआ। यशपाल जो थे वे मार्क्सवादी विचारधारा के कहानीकार थे। उनकी जो प्रमुख कहानियां हैं वो कुछ इस प्रकार है। पिंजरे की उड़ान, ये एक कहानी संग्रह है जिसका प्रकाशन 1939 को हुआ था। वही धर्मयुद्ध 1915, फिर ज्ञानदान 1943, फूलों का कुर्ता 1949 आदि आदि, ये उनकी कहानी संग्रह है। उनकी बहुत सारी कहानी संग्रह है, यहाँ पर हमने केवल उनकी प्रमुख कहानी संग्रह की बात की। वही सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, जिसको हम ऐसा भी कह सकते हैं विलक्षण प्रतिभा के धनी। कहने का मतलब वे एक कहानीकार भी थे, कवि भी थे, निबंधकार भी थे, तो उपन्यासकार भी थे। तो उन्होंने साहित्य के सभी रूपों पर लेखनी का कार्य किया, तो इसलिए हम उनको कह सकते हैं विलक्षण प्रतिभा के धनी। तो उनकी प्रमुख कहानियां कुछ इस प्रकार है। परंपरा 1944, कोटरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदौल 1951 आदि आदि। वही इलाचंद्र जोशी की कुछ कहानियों को देख लीजिए। धूप रेखा, दीपावली और होली, खंडर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ आदि आदि इलाचंद्र जोशी की प्रमुख कहानियां हैं। वहीं उपेंद्रनाथ असक की प्रमुख कहानियां कुछ इस प्रकार है। जादुई की शाम के गीत, पिंजरा, काले साहब आदि आदि इनकी कहानी संग्रह है। ये कहानियां नहीं, इनकी कहानी संग्रह है। तो इस प्रकार से प्रेमचंद्रोत्तर युग की कहानी भी कंप्लीट हुई। अब हम लोग समकालीन कहानी को देखेंगे। 1950s के बाद में जो कहानियां लिखी गई उसको हम लोग समकालीन कहानी कहेंगे। 1950 समय कौन सा था? स्वतंत्रता के पश्चात देश को आज़ादी मिल चुकी थी। देश को आज़ादी मिलने के बाद देश की जो दशा थी उस दशा का चित्रण इन कहानियों में देखने को मिलता है। इन कहानियों में जनताओं की जो पीड़ा थी, जनताओं के पीड़ा की यथार्थ चित्रण, मोह भंग की बात का चित्रण, मोह भंग मतलब कि आज़ादी के बाद ये होगा वो होगा, जो जनता ने जो सपने देखे थे उस सपने को बिखरते उन्होंने कैसे देखा, उस मोह भंग का भी चित्रण हमें समकालीन कहानी में देखने को मिलता है। वहीं भ्रष्टाचार पर भी देखने को मिलता है, वहीं व्यवस्था जिसने जनता को ठगा था, तो उन सब से रिलेटेड टॉपिक्स पर हमें कहानियां देखने को मिलता है। तो इस युग के प्रमुख कहानीकार हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, रेणु, शिव प्रसाद सिंह, शेखर जोशी, उसके बाद उषा प्रियमवदा, धर्मवीर भारती आदि आदि इस दौर के प्रमुख रचनाकार वो कथाकार थे। उन्होंने सिर्फ कहानियां नहीं लिखी, कविताएं भी लिखी, इसलिए इस युग के रचनाकार वे थे। रचनाकार कह देने से वे कवि भी हो गए, कहानीकार भी हो गए, उपन्यासकार भी हो गए, नाटककार भी हो गए, जो भी वो लिखते हैं रचनाकार। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने हिंदी कहानी का उद्भव और विकास को संपूर्ण रूप से देखा। अगर आप किसी भी परीक्षा में इतना लिख देंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। अब आप अंतिम में निष्कर्ष लिख दीजिए। निष्कर्ष में आप लिखिए, जिस प्रकार समय कभी रुकता नहीं, इसी प्रकार कहानी लिखने की जो परंपरा है वो भी जब से कहानी का प्रारंभ हुआ तब से लेकर आज तक कभी रुकी नहीं। तब से लेकर आज तक कहानियां धड़ाधड़ लिखी जा रही है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, परिस्थितियों के अनुसार कहानीकारों ने कहानी लिखी। समाज में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जनता को जिस प्रकार की कहानी की आकांक्षा है, उस प्रकार की कहानी लेखकों ने
लिख। दोस्तों हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो कहानी है वो समाज का दर्पण होता है, समाज का आईना होता है। क्यों आईना होता है? क्योंकि समाज में जो परिस्थितियां हैं, समाज की जो व्यवस्था है, उन सभी का चित्रण हमें कहानियों में देखने को मिलता है। इसलिए हम समाज का दर्पण कह सकते हैं कहानी को। तो इस प्रकार से दोस्तों हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कंप्लीट हुआ। आप लोग किसी भी परीक्षा में इस प्रकार से हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को लिख देंगे तो ये फुल स्कोरिंग रहेगा। तो बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।